हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को डिस्कस किया था। हमारे एग्जाम में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी मैंने बताया था। एग्जाम्पल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसको भी मैंने बताया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI या STDs। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए और खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिनके एग्जाम्पल NCERT में दिए हुए हैं, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हम लोग कहते हैं, RIT, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वेनेरियल डिजीज VD, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उनके कई नाम, या VD कहिए, RTI कहिए, कुछ भी कहिए, इन सब का एक ही मतलब है, STDs कहिए, STI कहिए, जिसके एग्जाम्पल NCERT में दिए हुए, जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। NCERT में सिर्फ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिखा हुआ है। मैंने कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिख दिया है, आप इसको अपनी बुक पर लिख सकते हैं, लिख लेना चाहिए, बल्कि आपको लिखना जरूर चाहिए। जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है गोनोरिया, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम होता है नेजरिया गोनोरी, एक बैक्टीरिया होता है। सिफिलिस जो होता है ट्रिपेनोमा पैलिडियम। क्लेमाइडियासिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम होता है क्लेमाइडिया बैक्टीरिया। जेनाइटल वर्ड्स होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV भी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ट्राइकोमोनियासिस को हम लोग ट्राइकोमोनास विजनैलिस, एक प्रोटोजोआ होता है, इससे फैलता है। जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस ये इससे होता है, प्रोटोजोआ होता है, इसी से होता है। जेनाइटल हर्पिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटो वायरस होता है, इसमें ABC करके होता है, इसलिए ये B इस टाइप को बताता है। एड्स HIV, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के नाम, और जो भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने इसको लिख दिया है, आप जरूर बुक में लिख दीजिए। ये जो जितने भी डिजीज हैं ये सब के सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, लेकिन जो ये हमारा हेपेटाइटिस बी है, नीचे के दो हेपेटाइटिस बी और एड्स, ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही नहीं है, बल्कि ये दूसरे तरीके से भी ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे इंजेक्शन नीडल की शेयरिंग से। आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई शेयर करता है, उसको अच्छे से साफ नहीं किया गया, उसकी शेयरिंग से भी हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाती हैं ये बीमारियां। इन्फेक्टेड मदर से फीटस को हो जाती हैं ये बीमारियां। सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है हेपेटाइटिस बी और एड्स। अब हमारे पास जो ये 5 एग्जाम्पल ऊपर के गोनोरिया से लेकर ट्राइकोमोनियासिस तक, ये जो डिजीज होती हैं ये क्यूरेबल होती हैं अगर हम अर्ली डिटेक्शन, यानी टाइम से पहले ही हमने डिटेक्ट कर लिया और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया तो ये ठीक भी हो सकती हैं। ये जो ट्राइकोमोनियासिस, गोनोरिया से लेकर ट्राइकोमोनियासिस तक। लेकिन जो जेनाइटल हर्पिस होती है, हेपेटाइटिस बी होती है, एड्स होती है, ये क्यूरेबल नहीं है, ये ठीक नहीं होती हैं। भले से पेशेंट की लाइफ को लंबा कर दिया जाए मेडिसिन की हेल्प से, मेडिसिन की हेल्प से पेशेंट की लाइफ को लंबा किया जा सकता है, अल्टीमेटली डेथ ही होना है। ये जो क्यूरेबल हैं वो भी बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत ही कम सिम्टम्स होते हैं। इवन बहुत सारी फीमेल एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, उनके अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं होता। अर्ली जो सिम्टम होते हैं इसीलिए इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया जाता, क्योंकि अर्ली सिम्टम बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, और हल्की फुल्की जेनाइटल रीजन में पेन हो गया, या ऐसे ही स्वेलिंग हो गई हल्की फुल्की। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है जिसको बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया जाता, तो इसी वजह से इसका अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता। एक चीज़ और फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल्स तो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी उनके अंदर कोई सिम्टम ही नहीं दिखता। एक चीज़ और जो इस बीमारी को अर्ली डिटेक्शन से रोक देती है वो है सोशल स्टिग्मा। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो इन बीमारियों को, ये इन चीज़ों को बेहद नापसंद करता है, इसीलिए भी इन बीमारियों का प्रॉपर अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन जब अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगी और बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे बाद में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID हो सकता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लोग बोलते हैं, अगर हमारी प्रेगनेंसी, अगर हमारा फीटस जो है इम्प्लांट हुआ गलत जगह हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे सर्विक्स रीजन में हो गया तो वो क्या होगा, अगर गलत जगह इम्प्लांटेशन हो गया तो वो बाहर आ जाएगा,
एबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है मरे हुए बच्चे को जन्म देना, बच्चा अंदर ही मर जाए, वंब के अंदर ही मर जाए, यूट्रस के अंदर ही चला जाए। इवन कभी कभी कैंसर भी हो सकता है, पेल्विक रीजन में कैंसर भी हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। और ये बहुत खतरनाक सारे सिम्टम्स होते हैं। एक सिम्टम और भी होता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है कि इनफर्टिलिटी हो जाए, कभी वो बाप या माँ बन ही ना पाए। ये भी बहुत खतरनाक सारे सिम्टम हैं ये सब। अच्छा, यहाँ पर सोसाइटी जब तक इन सब बीमारियों को बीमारी के तौर पर नहीं लेगी, तब तक ये बीमारियाँ एक थ्रेट के तरीके रहेंगी। इसीलिए RCH प्रोग्राम में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर में, हमने इस पर काफ़ी फोकस किया था। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के प्रति हमने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की काफ़ी कोशिश की थी। यहाँ पर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये सब बीमारियाँ सभी लोगों को हो सकती हैं, जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हो, अननोन पार्टनर्स हो, उनको तो हो सकती हैं। लेकिन जिस एज से आप बिलोंग करते हैं 15 to 24, ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होती है, इसमें चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लिखा गया यहाँ पर, हमें पढ़ाया जा रहा है कि जिस एज से आप बिलोंग करते हैं इसमें ज़्यादा खतरात होते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। बस इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 काम करने की ज़रूरत है। वो है कि मल्टीपल पार्टनर से या अननोन पार्टनर से इंटरकोर्स करने से बचिए। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, इंटरकोर्स करते ही हैं, तो कंडोम्स का यूज़ ज़रूर करिए। 3rd नंबर पे, अगर कभी ऐसा हो भी गया तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट और डिटेक्शन भी करवाइए। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, ये खास तौर से कॉजेटिव एजेंट जो होते हैं उनको ज़रूर याद रखिए। एड्स को हम लोग फिर से एक बार डिटेल डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, इसलिए अच्छे से इसको पढ़िए यहाँ। ठीक है, जो कॉजेटिव एजेंट हैं उनको तो ज़रूर याद रखिए। बाकी ये 5 होती हैं क्योरेबल, ये होती है नॉन क्योरेबल। इनका सिर्फ हम मेडिसिन से पेशेंट की लाइफ ही को बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल होता है, वो जो सबसे बड़ी बीमारी हमारे वो है ना पढ़ने की। मेहनत से पढ़िए, नहीं तो वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है ना पढ़ना। इसलिए पढ़िए अच्छे से, ठीक है, दिल लगा के पढ़िए। क्वेश्चन कोई भी हो, डाउट कोई भी हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। ठीक है, थैंक यू।